सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एज वाले चैप्टर को फिनिश करा था। तो आज जो है, आज हमारा नई चैप्टर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, दैट इज नोन एज नंबर सिस्टम। देखो, पेशेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा बिकॉज ये इटसेल्फ में ही एक काफी बड़ा टॉपिक रहने वाला है। ऑन एन एवरेज आपको हफ्ता तो लगेगा, 7 to 8 डेज लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, बिकॉज इसमें बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगर पेशेंस रखोगे तो एंड तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरा प्रॉमिस आप सबको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। तो देखो भाई, नंबर सिस्टम में हमको करना क्या है। बेसिकली नंबर सिस्टम में आपके बड़े सारे सब टॉपिक्स हैं, वो अपने को डील करने हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो हमको पढ़ने हैं, और बाकी बड़े छोटे छोटे से टॉपिक है जो आपको सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडिसेस, पावर्स वगैरह में काम आएंगे, वो भी हम इसी में कंप्लीट करते चलेंगे, लेकिन वो करेंगे एंड में। ठीक है। तो देखो, जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम, तो इसमें आपको क्या क्या मेन चीजें डील करनी है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ध्यान से आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की, तो देखो इसके अंदर जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जनाब, वो क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है आपके पास, सबसे पहला टॉपिक आपके पास रहेगा, अरे भाई, आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। डन है, पहला टॉपिक तो ये। सेकंड टॉपिक जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ना है? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तीसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है यहाँ पे, दैट विल बी योर नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस। क्या हो क्या रहा है? 2 मिनट रुकना है यार। ये जब ये टॉपिक आपके पास हो गए नंबर ऑफ जीरोस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। बस यही चार आपके मेन टॉपिक्स हैं। ये आपका टॉपिक खत्म हो गए तो लगभग आपका 70 to 80% आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है। अब देखो, ये जो पहला टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये इटसेल्फ में थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक तो हमको पढ़ना है जितना भी मेरे पास बेसिक है, मतलब जितने भी नंबर्स है हमारे पास डिफरेंट तरीके के, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सेकंड चीज जो इसमें हमको पढ़नी है वो हमको पढ़नी है डिविजिबिलिटी। क्या पढ़नी है दोस्त? डिविजिबिलिटी। क्योंकि आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में डिविजिबिलिटी के बेस पे बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये दो चीजें हमको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का कवर करनी है। उसके बाद तो फिर ये सिंगल सिंगल टॉपिक्स हैं, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, तो रिमाइंडर थ्योरम। ये खत्म हो गया तो आपका 70-80% सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका बचा कुचा टॉपिक है, ये इसको हम पार्ट 1 में रखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। उसको चाहे इसके साथ करेंगे या फिर जब हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी कर सकते हैं, बिकॉज उसका कोई लिंक नहीं है इनके साथ। वो बचता है आपके पास एलसीएम एचसीएफ निकालना। ये एक एक दिन के टॉपिक्स हैं। फिर इसी में आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसी में आपको थोड़ा बहुत मैं पावर्स का खेल बताऊंगा। बस ये तीन छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे आपके पास। तो इसको चाहे तो हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल टॉपिक के बाद में पढ़ सकते हैं, बिकॉज हार्डली ये मान लो कि 2 दिन का टॉपिक होगा, फ्रैक्शन 1 दिन का, पावर्स भी 1 दिन का, लगभग 4 दिन में आपका ये निपट जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर ये डिपेंड करता है कि ये वाला सिस्टम आपका कितने में खत्म होता है। अगर ये आपका 4 से 5 दिन में खत्म हो गया तो 4 दिन स्कोर लगभग 7 से 8 दिन, मतलब ऑन एन एवरेज लेके चलो, इस नंबर सिस्टम में आपको 10 दिन तो कहीं नहीं गए अगर ये कंप्लीट करना हो साथ के साथ ढंग से। ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के साथ। लेकिन उससे पहले जरा एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भाई साहब ये नंबर सिस्टम का बेसिक है क्या। देखो, आज की क्लास में आप में से बड़े सारे महारथियों को ऐसा लगेगा कि भाई हमें तो सब आता है, हम ज्ञानी है, लेकिन आज पहला लेक्चर है तो मेरे को स्टार्ट से लेते हुए चलना है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता है, तो मेरे को सबको कैटर करना है। तो एकदम प्रॉपर बेसिक से चलेंगे, एक एक नंबर जहां से हमने पढ़ा है बचपन से 6 से लेके तक, वो सारी चीजें यहाँ पे रिवाइंड करेंगे, और बड़ी सारी चीजें आज ही की क्लास में आपको न्यू ही सीखने को मिलेगी। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। अगर मैं आपके सामने बात करूँ नंबर सिस्टम की, तो यार मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, कि अगर मैं आपके सामने नंबर की बात कर रहा हूँ तो हाउ यू कैन डिफाइन नंबर।
आपको डिफाइन करना है किसको, नंबर को। बिकॉज देखो हमारे मैथ्स में सारी की सारी गेम जो है वो है किसकी, नंबर्स की गेम है। अगर बेसिकली हमको नंबरों के साथ खेलना आता है, नंबरों की पहचान आती है, हमारा मैथ अल्टीमेटली इजी हो जाता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हाउ यू कैन डिफाइन नंबर, नंबर को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एनी वन ऑफ यू। सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिजिट्स। क्या कहते हैं, डिजिट्स। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन कहते हैं सिंबल्स भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। क्या बोलते हैं, सिंबल्स भी। तो हमारे मैथमेटिक्स में टोटल ये जो डिजिट्स या फिर सिंबल्स होते हैं वो कितने होते हैं, आपने कह दिया सर ये होते हैं हमारे पास 10। कौन कौन से, आपने कहा सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो टोटल 10 हो गए। ये हमारे पास क्या है, डिजिट्स या फिर सिंबल्स है। आप ब्रह्मांड का कोई भी बड़े से बड़ा नंबर उठा के देख लो, आपको हमेशा इन्हीं डिजिट से फॉर्म होके मिलेगा, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर। लेकिन याद रखो मैंने सिर्फ ये कहा है कि कोई भी नंबर होगा वो इन डिजिट से मिलके बना होगा। मैं कोई शर्त नहीं बोल रहा हूँ कि इन डिजिट्स को आप एक ही बार लिख सकते हो, आप इसमें रेपिटेशन कर सकते हो। देखो ना, जब आपको बोलते हो कि आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है, आप क्या बोलते हो, 999 लिखते हो। यानी आपका कोई भी नंबर होगा, चाहे उसको आप रिपीट करके भी लिखो, होगा वो इन्हीं डिजिट्स में से भी। तो यहीं से आपको पता लगता है कि भाई साहब नंबर कुछ नहीं है आपके पास, नंबर सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो क्या, इट इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ डिजिट्स। क्या है, जितने भी आपके डिजिट्स हैं, जब आपने उनको आपस में कंपाइल अप किया तो आपको जो चीजें निकल के आई दैट इज नोन एज बेसिकली योर नंबर। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो ये जो नंबर है आपके पास, इसको बेसिकली अपन रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, ये जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। क्या होता है, नंबर लाइन। ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये आपके पास कोई नंबर लाइन होती है, सेंटर वाला पोर्शन आपका हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इसके राइट हैंड साइड में सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। सो ऑन टू कहाँ तक चलता रहता है, प्लस इंफिनिटी। यहाँ से -1 -2 सो ऑन टू कहाँ तक चलता रहता है, माइनस इंफिनिटी। ये आपकी नंबर लाइन की थोड़ी सी दशा होती है। देखो ये वाला जो मैंने 8 लिखा हुआ है ना बिठा के, इसको हम कहते हैं इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं, या फिर इन्फिनिटी बोल दो। ये जो बेसिकली इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, इसको आप नॉट डिफाइन भी कह सकते हो। हालांकि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप 11th 12th का मैथ पढ़ेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कि ये वाला जो सिंबल है इन्फिनिटी का, उसको हम कभी भी नॉट डिफाइन नहीं कहते। बट आपके लेवल तक बस आप इतना जान लो, जहाँ की इन्फिनिटी होगा उसका सिंपल सा मतलब होगा नॉट डिफाइंड, चीजों का हम आंसर नहीं दे सकते। इतना सा पैटर्न आपको समझ में आ गया, नंबर का क्या खेल है, कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर लाइन के द्वारा। अब बात करते हैं जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है। देखो भाई ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो आजकल आप रील पे देखते हैं। ये सिस्टम बेसिकली वो है जिसको आप कहते हो मैथ्स में ग्रुप। क्या कहते हो, ग्रुप। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि नंबर सिस्टम में हमको करना कुछ नहीं है, हमारे पास एक ऐसी टोकरी बनी हुई है, एक बकेट रखी हुई है जिसमें आपके पास डिफरेंट तरीके के नंबर है भाई। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, सारे के सारे नंबर इस टोकरी में रखे हुए हैं। तो नंबर सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर का क्या है, ग्रुप है। अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नंबर, वही आपका पास क्या है, नंबर सिस्टम। अभी इसी टोकरी में से आपने एक एक नंबर को उठाना है, उसको उसके बारे में पढ़ना है, और वही आपका पहला टॉपिक है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चीज समझ में आ गई, बेसिक क्लियर हो गया सब। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर की नंबर सिस्टम में। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, बात यहाँ तक आती है कि ये तो नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया सर कि नंबर सिस्टम इतना इतना है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये नंबर सिस्टम होता कितने प्रकार का है, कितने टाइप्स का नंबर सिस्टम होता है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। आपने कह दिया सर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो आपने कहा सर ये जो नंबर सिस्टम है ये बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स का है, आपने कह दिया सर ये 2 तरीके का है हमारे पास। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई वो 2 तरीके आपके पास कौन कौन से हैं, तो आप सिंपली मेरे को बोलोगे कि सर वो जो 2 तरीके हमारे पास वो है, सबसे पहला हमारे पास आता है दैट इज योर इंडियन नंबर सिस्टम। कौन सा, इंडियन नंबर सिस्टम। और सेकंड हमारे पास आता है दैट इज नोन एज योर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सिंपल सी बात है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइज यूज होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो प्रिसाइजली हमारे इंडिया में यूज होता है उसको हम कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। क्लियर है। अब ये इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है, इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं बिकॉज इससे सवाल आता नहीं है, बट एक थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब आप ये वर्ड यूज करते हो ना, लाख, करोड़, 1000, 10,000, वो सारा सिस्टम आता है इंडियन नंबर सिस्टम में। लेकिन जब आप वर्ड यूज करते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वो कहाँ पर आता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंडियन नंबर सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है
दैट इज नोन एज योर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ये हालांकि ब्रिटिश ने निकाला था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश नंबर सिस्टम भी कहते हैं। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? नंबर सिस्टम क्या है? ये कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स। नंबर क्या होता है? बोला सर ये कंपाइलेशन है वेरियस डिजिट्स या फिर सिंबल्स की। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक नंबर लाइन के द्वारा। अगर टाइप्स की बात करी जाए तो दो तरीके के नंबर सिस्टम है हमारे पास, या तो हिंदू अरेबिक होगा यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम, जहां आप यूज करते हैं लाख, करोड़, ये वाले टर्म्स, और दूसरा आपके पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जहां आप बात करते हो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा देखो, इस पे ना एक क्वेश्चन आया था। अब आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आता, जब घर जाओगे ना सर्च मारना, वहां पर क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन ये आया था, ये नहीं पूछा था इंडियन नंबर सिस्टम, इसने बोला था कि जो कॉमर्स का पैटर्न लगता है ना भाई इन दोनों में, वो कैसे लगता है इन दोनों में। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास जब आप इंडियन नंबर सिस्टम लिखते हो, आप क्या लिखते हो? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। पहले आप 3 लिखते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर 1000, 10,000, फिर दो दो का पेयर बनता है। तो पहला कॉमा कितने के बाद लगता है? 3 के बाद। तो सिंपल याद रखना, इंडियन नंबर सिस्टम में जो कॉमर्स का पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है, 3, 2, 2, 2, सो ऑन। मतलब पहले 3 वाले पे लगता है, फिर 2, 2, 2, ये उसका क्या है? कॉमा का पैटर्न। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है? वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर 1000, 10,000, यहाँ पर अब 100,000 हो जाता है। यहाँ 3-3 का पैटर्न चलता है। तो याद रखना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कॉमर्स लगते हैं वो 3-3 के गैप से लगते हैं, सो ऑन। बस ये इतनी सी बात स्टार मार्क करके लिख लेना, बिकॉज ये आपके प्रीवियस ईयर में एक बार पूछी है। आई डोंट नो कौन सा एग्जाम था, रेलवे का एग्जाम था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? किसी भी इंसान को कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है? बेसिक बेसिक बातें हैं, तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कर दें? देखो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज नोन एज, अब हमको नंबर सिस्टम पता लग गया, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पता लग गया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज नोन एज योर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम कि भाई साहब इस नंबर सिस्टम में हमको क्लासिफाई करना है चीजों को। तो यानी हमको जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स हैं उसको उठा के एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहला सेट ऑफ नंबर जो हमारे पास निकल के आएगा, दैट इज नोन एज योर नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? सबको पता होगा क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड, जितने भी नंबर 1 के ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। तो सिंपली कह दिया सर, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जितने भी नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। अच्छा एक चीज और, आपको क्वेश्चन आया था कि भाई साहब बताओ विच इज द स्मॉलेस्ट, एक नोट करके लिखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर कौन सा है दोस्त, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? साहब इसका आंसर आएगा सिंपल सा 1। क्या आंसर आएगा? 1। क्वेश्चन आया था और उसमें आधे से ज्यादा तब 60-70% गलत करके आए थे, उसको 0 मार्क करके आए थे। तो इसलिए मैं इसको नोट से लिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों? स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर 1 इसीलिए है बिकॉज ये जो नेचुरल नंबर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पहला नोट तो ये। सेकंड नोट, अगर आपसे पूछा जाए अगर 1 को स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर कहा जाता है, 0 को क्या कहा जाता है? 0 को कहा जाता है न्यूट्रल नंबर। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल नंबर। याद रखना। क्लियर है? इतनी सी बात है। ये तो आ गया मोटी मोटी बात किसकी? नंबर सिस्टम की। और इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो कैपिटल एन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर जो आपके पास होगा दैट विल बी योर होल नंबर्स। सेकंड आपके पास हो जाएगा होल नंबर्स। अच्छा मुझे बताओ, नेचुरल नंबर आपने बोला वो वाले नंबर जो 1 के ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके टिल इन्फिनिटी तक। आपको पता है काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अच्छा होल नंबर्स क्या होते हैं? पता होगा सबको, जो नंबर्स 0 ऑनवर्ड। तो सिंपल सी बात है सर, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, मतलब जो 0 के आगे होने वाले स्टार्ट नंबर्स हैं 0 के आगे, उन सबको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कह देंगे। चलो भाई, अगर ये सारी बातें क्लियर है तो आपको पता लग गया
कि जो जीरो है वो आपके पास क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और इसी जीरो को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर कह देते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। अब जहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो सीधे आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकंड रुकना। देखो भाई, नेक्स्ट नंबर होल नंबर्स हो गया हमारे पास। तीसरा सेट ऑफ नंबर जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज योर इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब जब मैं आपके सामने बोला हूँ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, एनीवन, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। देखो, जब आपके सामने इंटीजर्स की बात की होगी ना, तो इंटीजर्स में आपके ऊपर पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा। लेकिन ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो भी आएगा। देखो, जीरो जो है एकमात्र ऐसा नंबर है, ना तो पॉजिटिव नंबर्स में काउंट होता है ना तो नेगेटिव नंबर्स में काउंट होता है। बिकॉज हमने लिखा है यहाँ पे जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखो, जीरो को आप किसी भी प्लस वाली कैटेगरी में रखो आंसर सेम रहता है, जीरो को आप नेगेटिव वाली कैटेगरी में रखो आंसर सेम ही रहता है। तो इसलिए जीरो जो है वो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी। इसीलिए जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। नोट में मैं आपको लिखवा दूंगा। बट इंटीजर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या बोला, बोला सर सेट ऑफ कौन कौन से नंबर, आपने बोला सर पॉजिटिव नंबर्स, फिर नेगेटिव नंबर्स, और लास्ट में आपने बोल दिया सर जीरो। यही आपके पास क्या है, इंटीजर्स। अब देखना, अगर मैं आपके सामने ये नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये यहाँ पर मेरे पास जीरो है, ये वन, ये टू, ये सो ऑन टू कहाँ तक चल रहा था, प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, सो ऑन टू माइनस का इन्फिनिटी तक। अब इसको ध्यान से समझो। आपने बोला सर यहाँ से होने वाले नंबर, जीरो के आगे वाले ये सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव है, और जीरो के इस साइड वाले सारे नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव है। तो याद रखना, पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप इंटीजर्स की फॉर्म में लिखोगे तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये वाले इंटीजर्स क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। इसको डिनोट किया जाता है आई के साथ, तो इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं आई प्लस, और इसको आई नेगेटिव, या फिर कभी कभी इसको जेड के साथ भी लिखा जाता है इंटीजर्स को। समझ में आ गया। तो आई प्लस या फिर जेड प्लस लिखा होगा तो मतलब समझ जाना पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर आई नेगेटिव या फिर जेड नेगेटिव की बात कर रहा होगा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। इंटीजर्स क्लियर हो गए, नंबर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आता है और जीरो भी आता है। इसको आप एक फॉर्म में और कह सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे क्या है, इंटीजर्स है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इतनी डेफिनेशन ना बोलूं, सिंपल बोल दूं कि सर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी सारे नंबर थे वो सारे इंटीजर्स हैं। भाई यहाँ से हम यही तो सीख रहे हैं, ये सारे नंबर्स क्या है आपके पास, इंटीजर्स ही तो है। तो यहाँ से वो जो एक नोट हमने लिखवाया था उसको आप नोट डाउन कर लो कि सब अगर बोला जाए जीरो के बारे में, तो जीरो जो है वो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। समझ में आ गया। तीन नंबर्स आपको क्लियर हो गए। क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा, होल नंबर्स हमने पढ़ दिया, और इंटीजर्स हमने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे बढ़ जाए, ठीक लिख रहे हो अभी, बढ़ जाए आगे। चलो, अब देखो नेक्स्ट नंबर, जो फोर्थ नंबर हम अब स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर्स। पता है सबको क्या होता है रैशनल नंबर्स, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके पास कुछ कंडीशंस भी होती है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक ही कंडीशन होती है क्या, कौन सी होती है, जो मेन कंडीशन है वही याद नहीं है। देखो, रैशनल नंबर्स में आपने बोल दिया कि वो वाले नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ये पूछ दे, एग्जामिनर पूछेगा तो नहीं बट कॉमन सेंस की बात लगाओ, आपके पास एक टर्म फ्रैक्शन भी तो है, फ्रैक्शन को भी तो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बट वो कहता है कि मेरी दो कंडीशन है साहब। पहली कंडीशन कि मेरा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो p और q है दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात करता है कौन, रैशनल नंबर। फ्रैक्शन की बात अभी हमने की नहीं है, बट फ्रैक्शन का भी सेम होता है, बस वहां पर शर्त ये होती है p एंड q वहां पे होल नंबर्स हो जाते हैं। रैशनल नंबर में वो क्या होंगे, इंटीजर्स। तो सिंपल सी बात है, आपने कहा सर रैशनल नंबर्स मैं सिंपली लिख रहा हूँ जिनको मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बशर्ते जो q जो है वो आपके पास क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और लिखवाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं, बिकॉज वो नंबर हमने पढ़े नहीं है। यहाँ पर कहता है कि कभी कभी ये भी लिखा होता है कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर्स।
क्या लिखा होता है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर। अभी के लिए इस पॉइंट को ऐसे ही रखना, जब को प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद ये पॉइंट समझ में आएगा। तो इन दो कंडीशन में या तो ये लिखा हो पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, या ये लिखा हो कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर, तो यस वो वाले नंबर आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मुझे एक चीज बताओ, पी एन की क्यू की फॉर्म में, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 1/2, तो क्या 1/2 मेरे पास रैशनल है? बिल्कुल सही बात है। आपने सिंपली दो कंडीशन देखनी, क्या वो उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है? आपने बोला सर नहीं है। क्या 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल है। तो यस ये क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा अगर मैं सिंपल नंबर की बात करूं, सिर्फ 4 की बात करूं, क्या 4 रैशनल नंबर होगा? 4 रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? कौन कौन कह रहा होगा और कौन कौन कह रहा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। देखो भाई, प्यार की आंखों से देखोगे ना, सब दिखेगा। ये अपॉन में हमेशा वो 1 ही तो होता है, कोई भी नंबर सिंगल होता है हमेशा 1 होता है। तो भाई हमारी शर्त तो यही थी ना कि कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो पी एन क्यू कहाँ हुआ 0, और पी एन क्यू दोनों के दोनों क्या है आपके पास, इंटीजर्स ही तो है। तो याद रखना जो भी सिंगल नंबर लिखे हो सारे के सारे वो क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। ये डेफिनेशन में लिखा है, अगर पी एन क्यू इंटीजर्स हैं दोनों के दोनों, तो यस पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो अगर यहीं पे मैं कह रहा हूँ आपके सामने -5, देखो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, बोलते हैं नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर नहीं होते। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ -5/2, तो बताओ क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन में इंटीजर्स इंक्लूड हैं और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना, आप रैशनल नंबर है तो नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा मैं सिंपली अगर कह रहा हूँ -4, ये होगा क्या? ये भी होगा, अपॉन में 1 होगा हमेशा। ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, एक नोट करके लिख देना, आपका रैशनल नंबर बस खत्म हो गया। नोट करके ये लिखो आप कि देखो डिनोमिनेटर आप लोगों का कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर किसी केस में डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड बन जाता है। यानी अगर 1/0 अगर इस फॉर्म में हो तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? तो देखो इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है, 1/0 कहूं या फिर 0/1 कहूं, इसका आंसर कितना आएगा 0/1 का? 0/1 का आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना सर, बिकॉज अपॉन में 1 तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, मतलब एक्चुअल नंबर में 0 की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों नंबर्स को ध्यान में रखना, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है 1/0 इक्वल टू 0 और सेकंड आपको स्टेटमेंट देगा 0/1 इक्वल टू 0। तो भाई साहब ध्यान रखना 1/0 इज इंफिनिटी नॉट 0, और 0/1 इज एक्चुअली 0। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अच्छा रैशनल नंबर में एक चीज और रखो, इसमें एक पॉइंट और आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है उस पॉइंट को जब मैं आपको समझाऊंगा तो वो फिर मैं लिखवा दूंगा। तो ये वाली जगह में आप ऐसे ही छोड़ देना, एक पॉइंट और लिखवाना है इसमें, बट अभी वहां पर हम पहुंचे नहीं है तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। अब देखो नेक्स्ट नंबर, अगर रैशनल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया तो नेक्स्ट नंबर जो है इसी का अपोजिट है, दैट इज नोन एज योर इररेशनल नंबर। कौन सा दोस्त? इररेशनल नंबर। आप में से कोई बताएगा मुझे क्या होता है इररेशनल नंबर? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना हो। सिंपल सा मतलब है यार, रैशनल और इरेशनल आपस में क्या है, अपोजिट है। अगर रैशनल नंबर कह रहा है आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल बोल रहा है सर मैं वो नंबर हूं जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। भाई सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा सर इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता। अच्छा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, तो क्या यहाँ पर शर्तों को लिखना जरूरी है क्या? जब लिख ही नहीं सकते तो बात खत्म। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर आपने बोल दिया कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप बोलोगे सर फिर ये कौन से नंबर होते हैं, इनकी पहचान क्या होगी? तो मैंने कहा देखो इनकी पहचान सिंपल है, जितने भी नंबर्स आपके किसके अंदर लिखे हो, स्क्वायर रूट के अंदर, या जितने भी नंबर आपके क्यूब रूट के अंदर लिखे हो, वो सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, इररेशनल। मैंने क्या बोला, जितने भी नंबर आपके स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हो या जितने भी नंबर आपके क्यूब रूट के अंदर लिखे हो, सारे आपके क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। लेकिन जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और जो भी नंबर क्यूब रूट में लिखा हो वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अब बोल रहे सर इसका मतलब क्या है? देखो आपको एक चीज पता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। मैंने जब कहा आपके पास कि जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो √5, तो आप बेझिझक बोलोगे √5 इरेशनल नंबर है। लेकिन जब मैं कहूंगा ना आपके पास √4, तो देखो √4 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जो एक्जैक्टली एक नंबर का स्क्वायर हो, और परफेक्ट क्यूब होता है जो एक्जैक्टली एक नंबर का क्यूब हो जाए। देखो आपने कहा 4 का मतलब है सर 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर और अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ गया,
2, तो 2 तो एक रैशनल बन गया ना सर। तो हमेशा याद रखना सारे नंबर जो स्क्वायर रूट में लिखे हो सारे रैशनल है, बशर्ते वो नंबर क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। और जितने भी नंबर आपके क्यूब रूट के अंदर आए वो सारे नंबर आपके पास क्या होंगे, इरेशनल होंगे, बशर्ते परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो अच्छा देखो इसकी एग्जांपल देख लो। मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर नंबर आ गया क्यूब रूट ऑफ 27। क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ 27। अब मुझे एक चीज बताओ, 27 तो 3 का क्यूब है भाई, है कि नहीं? तो आप इसको लिखोगे 3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से 3 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया इसका? 3। 3 तो हमारे पास क्या है, रैशनल है। इसलिए मैंने कहा है कि स्क्वायर रूट बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्यूब रूट बट परफेक्ट क्यूब नहीं। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी पावर लिखी हो, 4 लिखी हो, 5 लिखी हो, सब इरेशनल होंगे। लेकिन याद रखना अगर यहाँ पर पावर 4 लिखी है तो यहाँ पर ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो पावर 4 से कट जाए। अगर यहाँ पर नंबर 5 लिखा है पावर में, ये भी पूछता है आपको कभी कभी, यहाँ पर पावर मान लो 12 लिखी हुई है ना, तो आपको वो जो नंबर बीच में दिया होगा ना वो कुछ ऐसा नंबर होगा जो किसी नंबर की पावर 12 लिख के दिया, तो वो नहीं होना चाहिए बस। अगर ऐसा नहीं है तो वो सारा नंबर क्या होगा आपके पास, इरेशनल होगा। इन दोनों नंबर आपको क्लियर हो गए, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो लगभग हमने 5 नंबर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब बस एक एक पॉइंट रहता है, वो जो मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए मेरे को एक स्लाइड की और आवश्यकता है, अब इसको ध्यान से समझना। अब देखो ये पॉइंट रैशनल और इरेशनल का ही है, इसलिए मुझे इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन को। किसको? डेसिमल एक्सपेंशन को। तो ध्यान से समझना। देखो जब कभी मैं आपके सामने बात करता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन की, तो डेसिमल आपके पास आता कब है, जब भी आप ऑन में क्या लगाओ, पावर ऑफ 10 का नंबर हो। यानी आपने कहा सर अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल आ रहा है तो सिंपल सा मतलब है मेरे पास अपॉन में क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 10 में कोई नंबर होना चाहिए। यस और नो? यानी 10 की पावर 1 भी हो सकता है, 10 की पावर 2 भी हो सकता है, 10 की पावर 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। मतलब जब कभी भी मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 की पावर वाले कुछ नंबर होंगे तो मेरे पास डेसिमल आएगा आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये बेसिक है। अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास 3/2 वो भी पॉइंट में आएगा, लेकिन जब आपकी ये इसकी स्टार्टिंग की स्टार्ट होता है डेसिमल एक्सपेंशन का, वो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि भाई पावर ऑफ 10 के साथ ही हम इसको पहले तोड़ते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हमने बांटा कैसे है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि आपने कह दिया रैशनल नंबर, जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है। अगर आपको यही सवाल पॉइंट में कॉम्प्लिकेट करके पूछते, जैसे मैंने कहा 2.33333, अब मुझे बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो अगर मैं आपके सामने कह रहा हूँ 1.01 001 0001 401 ये नंबर्स क्या है, और आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन का पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम बांटते हैं कितने टाइप्स में, आपने बोला था 2 टाइप्स में इसको बाइफरकेट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यार आवाज नहीं आनी चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड आपने बोला सर सेकंड हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैंने आपको बोला दो है आपके पास, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास एक वर्ड आ रहा है दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो खत्म हो जाए भाई। और नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो खत्म ना हो। तो ध्यान से समझो, ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जो पॉइंट लगने के बाद चाहे 3 स्टेप लगे, चाहे 4 लगे, चाहे 5 लगे, लेकिन खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है which terminates after certain decimal places। कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखो मैंने आपके सामने बोला फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ 1/2, दूर नहीं जाएंगे, छोटी सी एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने कहा 1/2। अब जब आप इस 1/2 को सॉल्व करोगे तो आप क्या कहते हो उसको, 0.5। यस और नो? देखो आपने 1 को डिवाइड किया 2 के साथ, है ना, पॉइंट लगाया 0 आया, 2 5 जा, रिमाइंडर आ गया 0। तो सिंपल सी बात है, आपको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई साहब वो डेसिमल लगने के बाद कितने प्लेसेस पे जा रहे हैं, आपको सिर्फ इससे फर्क हो रहा है कि टर्मिनेट का मतलब है कि आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर डेसिमल लगने के बाद भी वो रिमाइंडर 0 ला रहा है तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पॉइंट समझ में आ गया? और ऐसी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए
तो ये पूरी की पूरी किसके अंदर कंसिडर होती है, ये दिस कम्स अंडर रैशनल नंबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पॉइंट क्लियर हो गया? अगर पॉइंट में आपको पूछा जाएगा कि रैशनल नंबर है कि नहीं, तो इजीली आंसर दे पाओगे? आपको सिंपली देखना है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो यस आपके पास क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसको आप फर्दर तोड़ते हो दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में दोस्त? दो पार्ट्स में। अब इसको जब आपने फर्दर बांटा तो पहला वाला आता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी रिपीटिंग की जगह पर वहां पर वो कभी बोलेगा रीअकरिंग भी बोलेगा। क्या बोलेगा? रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड वाला आपके पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग की जगह पर आप लिख लेना रीअकरिंग भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब समझो इन दोनों का मतलब क्या है। यहां पर आपने बोला कि सर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आ रही थी उसका सिंपल सा मतलब था कि वो कुछ पॉइंट लगने के बाद खत्म हो जा रहा था। खत्म होने का मतलब था कि रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो आपको कह रहा है कि सर ये पॉइंट लगने के बाद कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? कह रहा है कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो पॉइंट लगने के बाद खत्म नहीं होगी, मतलब कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो सिंपल से बात याद रखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। अब आपने कहा सर जब रिमाइंडर 0 ना आए उसको मैं दो पार्ट में बांटता हूँ। पहला केस कि हो सकता है कि पॉइंट लगने के बाद ऐसे नंबर आए जो लगातार रिपीट हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 1/3। 1/3 को आप करो डिवाइड, क्या आता है? 0.3333 सो ऑन टू। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पॉइंट लगने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो खत्म नहीं हो रहा बट पॉइंट लगने के बाद रिपीट हो जा रहा है। बोला सर ऐसा भी तो नंबर आ सकते हैं जो पॉइंट लगने के बाद रिपीट ना हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 0.01 001 0001 सो ऑन टू। रिपीट हो रहा है इसमें से कुछ कुछ नहीं हो रहा। क्लियर है? तो ये सिंपल सा मतलब है। तो अब देखो इसमें से क्या है, इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपका काउंट होगा किसमें? रैशनल नंबर्स में। हमेशा याद रखना, ये आपका काउंट होगा रैशनल नंबर में। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला है, ये इकलौता ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जो काउंट होती है किसमें? इर्रेशनल नंबर में। अगर आपको कोई बोल दे कि साहब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अगर आप उसको ये चीज ना भी बोलो जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, अगर आप उसको ये भी बोलोगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वही इर्रेशनल नंबर है, तो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। बात समझ में आ गई? तो अब आपको इस पूरे स्लाइड से क्या समझ में आया कि साहब आपके पास अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात होगी तो दो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जो रैशनल नंबर के अंदर काउंट होंगी, और मात्र एक ही ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी इर्रेशनल में काउंट होगी। अब उसी स्लाइड में ऐड ऑन कर दो कि भाई साहब रैशनल नंबर्स का पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखोगे कौन कौन सा, आप बोलोगे सर टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे लिख देना इंक्लूड्स टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसमें आप क्या लिखोगे, ये क्या इंक्लूड कर रहा था? ये इंक्लूड कर रहा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये वाला पोर्शन बेसिकली अर्थमेटिक के अंदर काउंट नहीं होता है, ये आप एडवांस में पढ़ते हो, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको अलग ही लग रहा है। तो बोलो यहाँ तक आपको सारे नंबर्स की पहचान होगी। भाई साहब ये डेसिमल एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया, सारी चीजें कवर हो गई। अभी तक हमारे कितने नंबर कवर हो गए? 5 नंबर कवर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। इसको लिख लिया सबने? क्या फिर लिख रहे हो अभी? अगर लिख रहे हो तो लिखो, फिर आगे बढ़े। बैक साइड करनी है? चलो भाई।
हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो फिर अच्छा देखो, अब ये सारी चीजें कवर होगी। अब जो छोटी छोटी बातें सारी ये यहीं पे कर लेंगे ना, ताकि इसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ अगला नंबर दैट इज योर इवन नंबर्स, किसकी बात कर रहा हूँ? इवन नंबर्स की। क्या होते हैं इवन नंबर? सबको पता है यार, क्या होते हैं? दो ही नंबर हमारे पास होते हैं, या तो इवन या तो ऑड। अब आपने बोला सर इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो नंबर्स डिविजिबल बाय, तो वो सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? इवन नंबर्स। ठीक है, अगर यहीं पे मैं आपके सामने पूछूं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, क्या आएंगे? जो नंबर्स जो नॉट डिविजिबल बाय 2, यस और नो? ठीक है, अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देना। मैंने आप लोगों को जनरल फॉर्मूला बताया था इवन नंबर्स को भी लिखने का और ऑड नंबर्स को भी लिखने का, है ना भाई? भाई उठना, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर्स? 2n + 1। बढ़िया, बैठो। तो यानी इसको भी साथ साथ में लिख लो कि साहब अगर आपको ऑड नंबर्स का लिखना है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? 2n + 1। मैम जनरल फॉर्मूला क्या था इवन नंबर्स का? नहीं पता भाई? पीछे हाँ, आप जनरल फॉर्मूला क्या था? 2n। बैठ जा, जनरल फॉर्मूला क्या था? 2n। समझ में आ गया? तो इवन नंबर्स को अगर आपको कोई भी इवन नंबर लिखना हो तो वो किस फॉर्मेट में होगा? 2n के फॉर्मेट में। अगर कोई भी ऑड नंबर लिखना होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा? 2n + 1। देखो इसका मतलब समझो, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखना स्टार्ट करोगे ना, 1 ऑनवर्ड्स, तो आपके सारे इवन नंबर लिख के आएंगे। जैसे n की वैल्यू 1 रखी, 2 आया। n की वैल्यू 2 रखो, 4 आ जाएगा। 3 रखोगे, 6 आ जाएगा। 4 रखोगे, 8 आ जाएगा। so on। अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो ऑड नंबर आने लग जाएंगे। 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अगर आप मतलब 0 से स्टार्ट करो तो 1 आ जाएगा। 1 रखोगे 3 आ जाएगा। 2 रखोगे, समझ में आ गया? अच्छा, ये तो आ गया सिंपल सी बात कि भाई साहब ये इतनी इतनी चीजें आपको करनी है। 2n - 1 होता था यार कि +1? देखो 2n + -1 ये दोनों होते हैं बेसिकली, तो इसको ना आप दोनों करके लिख लो, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, ये आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद जो आपके पास नंबर निकल के आते हैं दैट इज योर प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। मैं जिससे पूछूंगा वही मेरे को बताना। प्राइम नंबर्स, नीतीश खड़े होना। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स, तो क्या होते हैं प्राइम नंबर? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। बहुत बढ़िया, उठ बैठ जा। फैक्टर्स क्या होते हैं? मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फैक्टर क्या होते हैं? कटते हो? क्या कटते हो भाई? बैठ जा। क्या होता है फैक्टर? नहीं पता। पहले फैक्टर क्या होते हैं? यार देखो, सीधी सी बात यह है, प्राइम नंबर आपने बिल्कुल सही कहा, जिनके क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। यानी साहब आपने कहा दिया ओनली 2 फैक्टर्स। और वो जो 2 फैक्टर है वो कौन कौन से होने चाहिए? आपने कह दिया सर एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है यहाँ तक? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सर फैक्टर होता क्या है? देखो फैक्टर का सिंपल सा मतलब ये है, हाँ बिल्कुल, एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब था रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, तो पढ़ा रहा था। तो फैक्टर का सिंपल सा मतलब है अ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स द अदर नंबर। एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। देखो कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। तो वो मतलब होता है किसका? फैक्टर का। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। सही बात है? यस और नो? मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यही आपको कहता है प्राइम नंबर्स कि मेरे पास सिर्फ क्या होना चाहिए? 2 ही फैक्टर होने चाहिए। यानी अगर आप इसको देसी भाषा में समझो तो यानी वो कह रहा है कि सिर्फ मैं 1 के टेबल में आना चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए। अगर मैं किसी और के टेबल में आ गया तो मैं प्राइम नहीं कहलाऊंगा। तो मुझे बताओ, आपके पास जो प्राइम नंबर्स निकल के आएंगे वो कौन कौन से निकल के आएगा? देखो 1 जो होगा, 1 तो प्राइम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो वो कह रहा है, प्राइम कह रहा है मेरे पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए।
एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। 1 के केस में तो नंबर इटसेल्फ भी वही है और 1 भी वही है, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ, तो प्राइम तो होगा नहीं। तो कंपोजिट होता है जो हम आगे बढ़ेंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो भाई 1 का एक ही फैक्टर है तो कंपोजिट कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप 1 को लिखोगे, आप यहाँ पर लिख दो नोट करके कि 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा आप बोलोगे सर ये 1 होता क्या है फिर, अगर आपके सामने बोला जाए 1 होता क्या, तो एक बार मैंने आपको पहले लिखवाया था स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, या फिर इसको कभी कभी 1 को यूनिक नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिक नंबर भी। समझ में आया। और वर्स्ट केस में 1 को ट्रायंगुलर नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर नंबर पूछना है, ठीक है। 1 को क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर नंबर। अगर मैं आपके सामने बोलूं ट्रायंगुलर नंबर, तो ट्रायंगुलर नंबर देखो इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये सवाल में आता नहीं है, वैसे बता देता हूँ। ट्रायंगुलर नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो आपको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर मैं ये एक डॉट नहीं लगाऊंगा तो क्या आपके पास ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगा, ट्रायंगल की फॉर्मेशन तो 3 डॉट से ही होगी, यानी 3 नंबर से ही होगा। तो 1, तो पहला ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होता है, 1। अगला कौन सा होगा, इसमें 2 ऐड कर दो यानी 3। तो बेसिकली अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर निकालना हो ना तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इतना जाने की जरूरत नहीं, आएगा नहीं, बस ऐसे बता दिया मैंने आपको कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक है, ये चीजें, ये बातें तो समझ में आ गई आपको नोट करके। लेकिन अभी तक हमारा सवाल हल नहीं हुआ भाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तब से कि बताओ, अगर मेरे पास प्राइम नंबर की बात हो रही है तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 2। तो 2 के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो। अगर आपको बोला जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो कौन सा आएगा, 2 ही आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी कौन सा आएगा, ओनली इवन प्राइम नंबर, वो भी यही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो भी क्या ही आएगा, 2 ही आएगा। यस और नो। देखो 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, मत करो। 1 जो है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। अब बात करते हैं 2 की। 2 मैंने कहा सिर्फ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 की अगर यही पूछा जाए कि ओनली 1 प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो जितने भी प्राइम नंबर है ना 2 के अलावा सारे के सारे ऑड है, सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसा है जो इवन है। अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो मैं कह रहा हूँ यार प्राइम नंबर में एक ही इवन है तो छोटा भी वही हुआ ना यार, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी यही है। आगे बढ़ो 2 के आगे, 3। क्या 3 प्राइम है, बोलो हाँ है ना। अब बोलते जाना यस और नो। 3 प्राइम है क्योंकि वो सिर्फ 1 और खुद में आता है। 4 प्राइम है क्या, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है 1 और उसके अलावा। 5 प्राइम है, बिल्कुल है। 6 प्राइम है, नहीं है। 7 प्राइम है, तो पता लग गया आपको ना। तो याद रखो, अगर आपके पास 3 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, 2 आपके पास स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर और ओनली इवन प्राइम नंबर, और फर्स्ट प्राइम नंबर भी यही है। ठीक है, इसको लिख सकते हो फर्स्ट प्राइम नंबर। और 3 के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करके इसको लिखते जाओगे। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका नोट का सेकंड पॉइंट। अब ये नोट का थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। देखो अब आपको ना एग्जैक्ट नंबर्स ये याद रखने हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में। आई थिंक मैंने लिखवाया भी था आपको पहले, अगर नहीं लिखवाया तो याद रखना। देखो अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो याद रखना कितने होते हैं, 25। इसको हम बांटते हैं 3 सेक्शन में, क्योंकि आपको सिंगल सिंगल भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 25 के बीच में, अगर आपसे पूछा जाए 25 से लेके 50 के केस में, और अगर आपसे पूछा जाए 50 से लेके 100 के केस में, तो देखो 50 से लेके 100 के केस में होते हैं आपके पास 10। कितने होते हैं, 10। 1 से लेके 25 के केस में होते हैं आपके पास 9, और 25 से लेके 50 के केस में होते हैं आपके पास 6। तो देखो टोटल 25 बन गया, 9 + 6 15, और लास्ट वाले में 10। तो 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25। अगर मैं पूछूं कि 1 से 25 के बीच में कितने होंगे, तो 9। 25 से 50 के बीच में पूछूं तो कितना आ जाएगा, 6। और 50 से 100 के बीच में पूछूं तो 100। अच्छा, अगर आपसे सवाल ये आ जाए कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम होंगे, तो क्या आंसर आएगा, 15। सीधे प्लस कर देना, 9 और 6 15 हो गया। ठीक, तो ये डाटा आप याद रखना, एग्जैक्ट आ जाता है कभी कभी। ठीक है, प्राइम नंबर्स का डाटा आपको क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, जब ये प्राइम नंबर्स आपको क्लियर हो गया, तो जो अगला नंबर है हमारे पास, वो आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कौन सा नंबर आता है, कंपोजिट नंबर्स।
अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जानो कि इस कंपोजिट नंबर को एक और नाम से जानते हैं, और उसको हम कहते हैं इम्प्राइम नंबर्स। क्या बोला जाता है इनको? ऑल्सो नोन एज इम्प्राइम नंबर्स। कि इम्प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो भी आपके पास कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट ही होगा। ये क्या बोलता है? ये वो नंबर है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। तो सीधी सी बात है, मैं ये कह सकता हूं वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, एक्सेप्ट वन। बोल सकता हूं कि नहीं? भाई ये बोल रहा है, प्राइम बोल रहा था मेरे पास दो फैक्टर्स हैं, कंपोजिट कह रहा है मेरे पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं। तो इन शॉर्ट में यही बोल लूं कि जितने भी नंबर्स प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट हैं, वन को छोड़ के, क्योंकि वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा? वन तो है नहीं कुछ, टू चला गया प्राइम में, तीन भी चला गया प्राइम में, तो चार आया। चार के बारे में याद रखो, फोर जो है हमारे पास फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। क्या है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर। और अगर ये पूछा जाए कि फोर क्या है, तो भाई साहब फोर है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। अच्छा इसके आगे पांच प्राइम चला गया, छह कंपोजिट है पर फिर से इवन है, सात प्राइम है, आठ कंपोजिट है लेकिन इवन है, नाइन बताओ कंपोजिट है। तो देखो अब नाइन के बारे में क्या बोला जाएगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाएगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये आपके नोट में लिखते जाना, ये पहला नोट, ये सेकंड नोट, तीसरा नोट। देखो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जामिनर, एक से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम होते हैं वैसा आपसे कभी पूछता नहीं, कंपोजिट कितने होते हैं अभी तक मैंने कोई सवाल देखा नहीं है। लेकिन अगर इन केस पूछ दे तो भाई आपको आना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कंपोजिट कितने होते हैं, तो देखो कितने होते हैं? 74। देखो एक से लेके 100 के बीच में आपने बोला 25 प्राइम होते हैं, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे? कंपोजिट, यानी 75। लेकिन उसमें से एक ये भी है, क्योंकि एक जो है वो दो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा? 74। तो इस डाटा को याद रखना। बात क्लियर है यहाँ तक? सब इसके साथ आपका कंपोजिट वाला जो नंबर है वो भी क्लियर होगा यार। डन है। अब जो आपके पास नंबर आ रहे हैं वो दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज ध्यान से समझना। वो थोड़े से आपके लिए नंबर्स न्यू होंगे, तो प्लीज ध्यान से। 10th नंबर है हमारे पास, इसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ये आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सवाल आ रखे हैं इनसे। ये जो दो नंबर हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर की, अगर हम बात करें, कुछ पता है किसी को क्या होते हैं ट्विन प्राइम? एनी आइडिया? ऑनलाइन में से अगर किसी को आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं भाई, है ना। ट्विन प्राइम नंबर देखो आपके पास क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि ट्विन प्राइम नंबर कहता है मेरी कुछ शर्तें हैं। इस नंबर को समझने के लिए आपको इसकी शर्तों पे काम करना पड़ेगा। पहली शर्त वो ये कह रहा है कि भाई साहब मैं सिंगल जी नहीं सकता, जैसे आप हम भी नहीं जी सकते। ये भी कहता है कि हम भी सिंगल नहीं जी सकते, वो तो मजबूरी है, जीना पड़ जाता है ना। तो ट्विन प्राइम नंबर का सिंपल सा मतलब है भाई मैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करूंगा। मतलब अभी तक जब हम बात कर रहे थे कि 5 नेचुरल है 6 इवन है, वैसे हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे। यहाँ दो का जोड़ा होगा तो ही बात होगी। हमेशा एग्जिस्ट किस में करेगा? पेयर में। पहली शर्त मंजूर है भाई, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड शर्त ये कहता है कि वो जो दोनों नंबर आएंगे ना जिनके साथ में बॉन्ड बनाऊंगा, वो मेरे ही कैटेगरी का होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। समझ रहे हो? दोनों प्राइम होने चाहिए। और तीसरी शर्त समझो, तीसरी शर्त ये बोल रहा है कि प्राइम भी होने चाहिए और दोनों के बीच में एज गैप यानी डिफरेंस भी कितने का होना चाहिए? मात्र 2 साल का। कितना? 2 साल का। तो यानी तीन शर्तें मंजूर होगी आपको। पहला, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड, दोनों प्राइम होने चाहिए। और तीसरा, डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का। बस अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो नंबर क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। तो पहली शर्त सब ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कि हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा? पेयर में। सेकंड शर्त ये कहता है कि क्या होना चाहिए? बोथ नंबर्स नीड्स टू बी प्राइम। दोनों के दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन दम कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझना, मुझे एक एक एग्जाम्पल आपके सामने में रखते जाऊंगा, मुझे आंसर बताना है कि नहीं। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं 7 9, बताओ भाई क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगा? देखो इस एक पार्ट को ध्यान से समझो, तीनों कंडीशन को एक एक करके देखो। तीनों कंडीशन बैठ रही है। पहला, एग्जिस्ट कर रहा है पेयर में, बिल्कुल कर रहा है साहब। सेकंड कह रहा है दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। क्या 7 और 9 दोनों प्राइम है?
नहीं भाई, 9 तो प्राइम ही नहीं है, तो खत्म बात। जहां पर कंडीशन फेल, नंबर फेल। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं 11 और 13, बताओ दोनों पेयर में क्या दोनों नंबर प्राइम है? 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है? बिल्कुल। अब आप ऐसे ऐसा नहीं बोलना सर 11 और 13 के बीच में तो 12 ही आता है, एक का डिफरेंस हुआ। भाई वो गैप है उनके बीच में, गैप हमेशा डिफरेंस से एक कम ही होता है ना? तो गैप एक रहेगा, बट नंबर्स जो सॉरी जो डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा? 2 का। तो यस, ये वाला नंबर क्या होगा? ट्विन प्राइम होगा। समझ में आ गया? बस इतनी सी ही आपका ट्विन प्राइम की इंट्रोडक्शन। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा नंबर कहाँ आ रहे हैं। अब अगला नंबर पढ़ते हैं। अगला नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। ये नंबर जो है ये आपका पूरे नंबर सिस्टम में खेलता रह जाएगा। एक तो लगेगा जहां मैंने आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन में, एक अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन आए हुए मैं लिखवाऊंगा आपको आज। और तीसरा जब हम एलसीएम एच से पढ़ेंगे ना साहब, तब भी ये नंबर यूज होगा। तो इस नंबर को ध्यान से समझना। अभी तक कितने नंबर हो गए हमारे? 10 हो गए। 11th पे आओ। देखो इस नंबर का नाम है को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं हम इसको? को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो ये जानो, इस को प्राइम नंबर को एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर कहता क्या है? इसकी डेफिनेशन बेसिकली दो है, एक ही है बट सेकंड वाली ज्यादा मैं आपको बताऊंगा। ये कहता है कि दो नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी सिंगल नहीं जी सकता, ये भी ऑलवेज किस में एग्जिस्ट करना चाहिए? पेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन वो क्या बोल रहा है? दो ऐसे नंबर होंगे जिनका एचसीएफ 1 हो। देखो इसका ना देसी लैंग्वेज में मतलब समझते हैं। एचसीएफ अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एचसीएफ का मतलब समझो। देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन नंबर आ रहा है सबसे बड़ा, वो 1 होना चाहिए। कहने का मतलब यही हुआ कि वो दोनों नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए और किसी के टेबल में नहीं आने चाहिए। बात समझ में आई? दो ऐसे नंबर जो हमेशा सिर्फ 1 के टेबल में आए, वही आपके पास क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। यानी मैं से लिख देता हूं आपको, दोनों नंबर्स सिर्फ एक के टेबल में आने चाहिए। देखो अगर एक के टेबल में आएंगे दोनों के दोनों, तभी तो 1 उसका कॉमन फैक्टर बनेगा और तभी तो वो एचसीएफ 1 कहलाएगा। यस और नो? अब देखो इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं 3 और 5, इसमें वो वाली शर्त नहीं है ऑड है इवन है, सिर्फ आपको देखना है क्या ये पेयर में है। बिल्कुल है। अब आपने देखना है क्या ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आ रहे हैं। आपने देखा सर 3 1 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में 5 भी आता है, तो यस इनके बीच में 1 कॉमन फैक्टर है। अब और भी देखना है, 3 3 के टेबल में आता है बट 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो वो भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यस इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, तो यस इट इज द कॉमन फैक्टर। क्लियर है? अच्छा मैं कह रहा हूँ 11 और 12, बताओ जरा क्या ये को प्राइम होगा? अब आंसर आप लोग दोगे। 11 तो कौन कह रहा है होगा, कौन कह रहा है नहीं होगा? एड्रेस करो, कौन कौन कह रहा है होगा, कौन कह रहा है नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जो नहीं बोल रहे हैं? क्या इनके बीच में कॉमन फैक्टर और कौन सा 1 के अलावा? 1 के अलावा और कौन सा कॉमन फैक्टर है इनके बीच? अच्छा आपने पता क्या किया होगा जो 9 वाले हैं, ये 12 तो 2 के टेबल में आता है ना? मैं क्या कॉमन फैक्टर भाई, कॉमन मतलब इस वो नंबर इसमें भी तो आना चाहिए, है कि नहीं? भाई देखो 2 के टेबल में 12 आता है मान लिया, लेकिन 2 के टेबल में 11 थोड़ी आता है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? दोनों के टेबल में, दोनों का मतलब कॉमन भाई, समझ रहे हो? तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, वो सिर्फ एक के ही में है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है जिसमें दोनों के दोनों नंबर जाते हैं, तो यस ये को प्राइम होगा यार। चलो इसी बात पे एक और बता दो मेरे को। अब ये बताओ 14 और 16 ये होगा क्या? ये नहीं होगा। कोई है जो बोल रहा होगा? कौन कौन बोल रहा है नहीं होगा? ये साथ वाला, ये येलो टी शर्ट, येलो टी शर्ट, हाँ आप। को प्राइम होगा ये? होगा को प्राइम? कैसे होगा? नहीं होगा? क्या चक्कर, इधर ही है ना क्लास में, या फिर तू भी पेयर में घूम रहा है? नहीं है? क्यों नहीं है? ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर इसका 2 आ गया।
समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 14 भी आ रहा है, 2 के टेबल में 16 भी आ रहा है, यानी आपने देखा कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो मैंने कहा सिर्फ 1 होना चाहिए, तो भाई ये कोप्राइम नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और करो, मैं कह रहा हूँ 9 और 10, ये बताओ होगा एक कोप्राइम? बिल्कुल होगा सब। देखो 9 3 के टेबल में आता है, बट 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ ना सब। तो यस इट इज ए कोप्राइम बिकॉज 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। तो सब आपका कोप्राइम नंबर्स भी क्लियर होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो? अच्छा देखो यार यार हो, आपकी किसी क्लास है अभी? रीजनिंग की क्लास है? ठीक है आप चलो। तो ये आपके पास हो गया कोप्राइम नंबर्स। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो आज हमने पढ़ा है ना, ये पूरा डेफिनेशन वाला, ये तो आ गया बेसिक। अब देखो कल का लेक्चर जब स्टार्ट होगा, हो सकता है कल हम क्वेश्चन पे आ जाए, आपकी जो पहली शीट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर सिस्टम को मैं ऐसे नहीं आपको बताऊंगा कि पूरी पूरी शीट दूंगा, मैं ना आपको टॉपिक वाइज दूंगा शीट। समझ में आ गया? पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जो डिविजिबिलिटी उसकी शीट अलग से दूंगा, फिर नंबर ऑफ जीरोस की अलग से दे दूंगा, तो 4 शीटें 4 या 5 शीटों में हो जाएगा। तो कल जब आएंगे तो कल इन नंबर्स को रिवाइज करते हुए आना, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। कौन सा? डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। और उसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो जो शीट में क्वेश्चन है ना, ये नहीं आपसे मैं पहले बता रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है कि 2 का में आता है, 3 का आता है, जब क्वेश्चन देखोगे तो बोलोगे नहीं भाई पढ़ना जरूरी है। ठीक है? तो आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।